सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्ली से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से ही आई आज की एक बड़ी खबर के साथ। देश में ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट मिला है, XE नाम है इसका। जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजों में एक मरीज जो है मुंबई का, वो इसे संक्रमित बताया गया है। BMC ने इस खबर की जानकारी मीडिया में दी। हालांकि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के करीबी सूत्र हैं, उनका कहना है कि इस मरीज के जो जीनोम सीक्वेंसिंग के नमूने हैं उसमें XE वेरिएंट की उपस्थिति के संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन BMC के एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकानी से बात की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने, जिन्होंने इस खबर की पुष्टि की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकानी सर हैं। सर, कहीं ना कहीं मुंबई की बात करें या देश की बात करें, पहली बार डिटेक्ट हुआ है ये ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट इसे कहा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? और ये ऐसे समय में आ रहा है जब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, किस तरह से देखते हैं? ये जो हम जो भी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री की जो भी पैसेंजर है जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनका हम एक प्रोटोकॉल हमने बनाया है कि ऐसे पेशेंट का जीनोम सीक्वेंसिंग हम किया जाए। तो ये सैंपल हमने जीनोम सीक्वेंसिंग रखा था। मुंबई के 230 सैंपल हमने लोड किए थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। उसमें से 228 ये ओमाइक्रॉन BA.2 पाए गए, एक कापा पाया गया और एक XE पाया गया। XE के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर दें तो WHO ने जो गाइडलाइंस जारी की है और जो अनुमान जारी किए हैं उसमें BA.2 और ओमाइक्रॉन का BA.2 और उसके साथ में ही XE, ये करीबन एक सरीखे वायरस है। मुंबई में चूँकि BA.2 का भी डोमिनेशन स्टेज में है, तो इसका जो XE का भी है उसकी भी स्प्रेडेबिलिटी करीबन 10% का फ़र्क होगा, उतनी है। तो ये जो पेशेंट पाया गया, ये फरवरी महीने में इसकी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। ये मार्च महीने के पहले सप्ताह में पॉजिटिव पाया गया, उसका रिकवर भी हो चुका है पेशेंट। उसके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, क्लोज कॉन्टैक्ट है, वो भी बाधित पाया नहीं गया है। और जैसा मैंने बताया कि फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री का था, इसलिए हमने जीनोम सीक्वेंसिंग लगाया। उसका XE पाया गया है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क लगाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम यही बार बार आह्वान करते हैं सभी जनता को आपके माध्यम से कि जब भी आप बाहर निकले, भीड़ भाड़ इलाके में जाए तो मास्क लगाना ना भूलें, ताकि आप सुरक्षित रह पाएंगे और किसी और की वजह से आप संक्रमित नहीं होंगे। क्योंकि नियम में ढिलाई दी गई है, तो क्या फिर से इसे नियम कड़क किया जाएगा या इसे लेकर स्ट्रिक्ट नियम बनाने की प्लानिंग है, या फिलहाल इसी तरह से चलने की कोशिश होगी ये नए मामले मिलने के बावजूद? नहीं, फिलहाल तो ऐसी चलने की ये रहेगी, क्योंकि ये 2 महीने पहले पाया गया था। इसलिए इसमें अभी कोई जो नियम हमने ढिलाई दी है, जो निर्बंधक हटाए हैं, वो फिर से लगाने का अभी फिलहाल तो कोई प्रस्ताव हमारे पास में नहीं है। बिल्कुल। तो भले ही XE वेरिएंट एक नया वेरिएंट मिला हो, लेकिन जिस तरह से कहा गया कि 3 दिन के अंदर जो मरीज़ थे वो ठीक हो चुके हैं और फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। और जो टेस्टिंग है वो जिस तरह से जारी रहती है उसी तरह से जारी रहेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने मंगलवार को शिवसेना नेता संजय राउत की अलीबाग वाली जमीन और दादर के फ्लैट को कुर्क करने का नोटिस दिया था। ED का दावा है कि पतरा चौल प्रोजेक्ट में जो करोड़ों की अनियमितता हुई थी, उसका एक हिस्सा संजय राउत की पत्नी तक भी पहुंचा था, जिससे संपत्ति खरीदी गई। तो पतरा चौल प्रोजेक्ट, ये पूरा केस क्या है और किस तरह से संजय राउत की इसमें भूमिका है, सुनील सिंह अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में सिद्धार्थ नगर, अंग्रेजों के जमाने में यहाँ बनी मिलिट्री की बैरक आजादी के बाद गरीब विस्थापितों का आशियाना थी। लेकिन अब यहाँ के 672 निवासी फिर से विस्थापित हो गए हैं, क्योंकि पुनर्विकास के नाम पर बिल्डर गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ की FSI दूसरे बिल्डरों को बेच दी और इन्हें अधर में छोड़ दिया। यहाँ के 672 रहिवासियों ने सपना देखा एक अच्छे मकान का, करार किया गया बिल्डर से, लेकिन वो मकान नहीं मिला। नतीजा ये है कि कुछ लोग अब भी किराए के मकान में विस्थापित के तौर पर रह रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ की जो बढ़ती कीमतें हैं उसको वहन नहीं कर पाने की वजह से विरार या वसई या फिर पनवेल चले गए हैं, और कुछ लोग तो अपने गांव चले गए हैं। और जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके भी एक दर्द है कि पिछले 6 साल से उन्हें जो किराया देने की बात कही थी बिल्डर ने, वो किराया भी नहीं मिल रहा है। तो अपने जेब से ही वो 30 से 40 हज़ार रुपये किराया भर कर रह रहे हैं। साल से संघर्ष कर अभी तक 5 साल से किसी को भाड़ा नहीं मिला है, और तब 40,000 भाड़ा मिलता था। काफी आंदोलन की हमने, मोर्चे, उपोषण, भाड़ा 2 बार मोर्चा लेके गए थे, यहाँ पर उपोषण किया गया था। देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे, उद्धव साहब ने बुला के भी वहाँ मीटिंग करवा के उन्होंने कहा था कि आप पीछे हट जाइए, आपका प्रोजेक्ट हम करेंगे। सुभाष देसाई साहब ने काफी हमें मदद की इस प्रोजेक्ट में। देखो, घोटाला तो हुआ है, पर किसने किया है हमको मालूम नहीं है।
गति तो हुई संजय है। राउत भी कभी आया, क्योंकि प्रवीण राउत से संजय राउत का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और जो कार्रवाई कल हुई वो ईडी कहीं न कहीं पत्राचाल का उल्लेख किया गया उसमें। नहीं, संजय राउत साहब कभी यहाँ पे दिखे नहीं हमको, या कोई उनका यहाँ पे ये नहीं है। बहरहाल अब सरकार के दखल के बाद म्हाडा ने खुद इनके पुनर्वास की जिम्मेदारी ली है तो एक उम्मीद जगी है। लेकिन संजय राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को इस प्रोजेक्ट से जोड़ने से सभी चिंतित हैं कि कहीं अब ये प्रोजेक्ट राजनीति का शिकार न हो जाए। दरअसल ईडी का दावा है कि पत्राचाल के 672 परिवारों के पुनर्विकास के लिए सोसाइटी म्हाडा और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच करार हुआ था। गुरु आशीष कंपनी के डायरेक्टर थे SDIL के राकेश वाधवान, सारंग वाधवान और प्रवीण राउत। कंपनी पर आरोप है कि उसने म्हाडा को गुमराह कर वहां की FSI पहले तो 9 दूसरे बिल्डरों को बेचकर 901 करोड़ रुपए जमा किए, फिर मिडोज नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर 138 करोड़ रुपए फ्लैट बुकिंग के नाम पर वसूले, लेकिन 672 असली किराएदारों को उनका मकान नहीं दिया। इस तरह कंपनी ने तकरीबन 1039 करोड़ रुपए बनाए। ईडी का आरोप है कि बाद में SDIL ने गुरु आशीष कंपनी के डायरेक्टर प्रवीण राउत को 100 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से प्रवीण राउत ने 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी के किरीट सोमैया पर पलटवार किया है। किरीट सोमैया ने विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किया। मेरे पास एविडेंस है, कागज है, पूरे पैसा लेन देन के उसके फोटोज है, वीडियोज है, सब कुछ है विक्रांत के नाम पर, सेव विक्रांत के नाम पर। और उसने उस वक्त कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, ये सब पैसा 200 करोड़ रुपया मैं राजभवन में जमा करूंगा। उस वक्त मेरे हिसाब से 57 करोड़ रुपया जमा हुआ। और हमने हाल ही में राजभवन से पूछा कि क्या पैसा आपके पास जमा हुआ है? राजभवन से मेरे पास पत्र आया है। इस प्रकार से कोई राशि हमारे पास जमा नहीं हुई है। वहीं किरीट सोमैया का कहना है कि संजय राउत बिना सबूत के कुछ भी आरोप लगाते हैं। अभी तक 17 आरोप दे, नील तोमैया, किरीट तोमैया, मेधा तोमैया, एक भी कागज दे पाए क्या? उनके पास डॉक्यूमेंट हो गए, उन्होंने जरूर उद्धव ठाकरे को दे, इंक्वायरी हो, मैं कोई भी इंक्वायरी के सामने जाने तैयार हूं। इस बीच संजय राउत के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात में संजय राउत पर ईडी कार्रवाई का मुद्दा उठाया और उन पर अन्याय होने की बात कही। दिल्ली से राजू रंजन के साथ, मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ साथ CNG के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बीते 3 महीने में देखें तो करीब 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब आलम यह है कि ओला उबर चलाने वाले AC चलाने के लिए अब ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। कुछ ने गाड़ी में नोटिस भी चिपका रखा है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। अगर AC चलाना है तो प्रति किलोमीटर 2 रुपए किराया ज्यादा देना होगा। ये नोटिस 45 साल के कैब ड्राइवर विनोद कुमार ने अपनी गाड़ी में लगा रखा है। विनोद का कहना है कि CNG का किराया तो रोज बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें ओला या उबर से पैसा बढ़कर नहीं मिलता और AC चलाने में गाड़ी का औसत कम हो जाता है। काफी परसेंटेज पे सर फर्क पड़ता है हमारे, और सर ये CNG के आए दिन रोज ही रेट बढ़ रहे हैं। आए दिन रोज ही रेट कम से कम लॉकडाउन के बाद अब तक कम से कम 25 से 30 रुपए बढ़ चुके हैं और हमारे काम में या ओला उबर की तरफ से कोई वृद्धि नहीं हुई है किसी भी तरह की। कई कस्टमर लड़ने भी लगते हैं, लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि हमारा खर्चा और ये सब हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारा खर्चा नहीं आ रहा, हमारा पड़ता नहीं आ रहा है। दाम बढ़ रहे हैं। ज्यादातर ओला उबर ड्राइवर राइड के दौरान CNG बचाने के चक्कर में AC चलाने के पक्ष में नहीं है। कस्टमर बैठते बोलता है 4 नंबर पे चला, 3 नंबर पे चला, यहाँ 1 नंबर के पैसे नहीं मिल रहे, कहाँ से चला पाएंगे? हमें रेट मिल नहीं रहा ओला उबर की तरफ से। अच्छा, इस वजह 10 तारीख को स्ट्राइक है हमारी ओला उबर की। 10 तारीख को स्ट्राइक करने 10 तारीख को स्ट्राइक है हमारी यहाँ ओला उबर की। अच्छा, किस लिए स्ट्राइक कर रहे हैं ये CNG के बढ़ते दामों को लेकर। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में CNG में प्रति किलो लगभग 23 रुपए बढ़ चुके हैं। अप्रैल 2021 में प्रति किलो CNG के दाम 43 रुपए 40 पैसे थे, जो 1 साल बाद अप्रैल 2022 में बढ़कर 66 रुपए 61 पैसे हो गए हैं। यानी 1 साल में 23 रुपए 21 पैसे प्रति किलो CNG बढ़ चुकी है, जबकि 1 महीने में ही CNG की कीमत 9 रुपए 60 पैसे बढ़ चुकी है। तेल और CNG के बढ़ रहे दामों पर केंद्र सरकार विदेशी बाजार की बात कर पल्ला झाड़कर निकल जाती है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक बहुत बड़ा दाम बढ़ने का कारण है जो दुनिया में आज की परिस्थितियां खड़ी हुई थी, तनाव पैदा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि आज दाम बढ़ने के बाद ये तेजी रुक जाएगी। ये सिलसिला शायद अगले चुनाव तक ना रुके। सरकार को सोचना चाहिए कि जहां मीट बैन करने की बात होती है, यहाँ पर हिजाब बैन करने की बात होती है, लेकिन बात नहीं होती है कि सीएनजी के दाम जो पिछले एक साल में लगभग 22 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 15 दिनों में 10 रुपये लीटर बढ़ गए हैं, तो उसमें भी उस पर भी चर्चा की जाए। तो फिलहाल ये तय है कि इन बढ़ती कीमतों से जो बोझ आम आदमी पे पड़ेगा, आम आदमी ये ड्राइवर भी हैं और आम आदमी वो लोग भी हैं जो इन गाड़ियों में चलते हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो पेट्रोल डीजल की बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा ये मार मुंबई शहर झेल रहा है। मुंबई के वर्ली इलाके का ये पेट्रोल पंप हम आपको दिखा रहे हैं जो बिल्कुल आपको इस वक्त सूना नज़र आ रहा होगा। हालांकि ये जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर रात के दौरान भी काफ़ी संख्या में गाड़ियाँ पहुँचती हैं, लेकिन दोपहर और शाम में भी आज यही नज़ारा था। क्योंकि आपको बता दें मुंबई शहर में जो पेट्रोल की कीमत है प्रति लीटर वो 120 पार कर चुकी है और जो डीजल की कीमत है वो अब शतक के करीब जाने की कोशिश में है। 104 रुपये की जो कीमत है प्रति लीटर डीजल की वो पार हो चुकी है। तो मुंबई शहर में वैसे ही गुजर बसर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे वक्त में जब पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो मुंबई का कितने परेशान है इस रिपोर्ट में देखिए। 35 साल के तौफीक ताहिर खान खाने पीने के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी वाले प्लेटफॉर्म जोमेटो के लिए डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। एक दिन में करीब 100 किलोमीटर अपनी बाइक दौड़ाते हैं। कहते हैं कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सालों से कंपनी सिर्फ 6.5 रुपए प्रति किलोमीटर अलाउंस दे रही है, जिसके चलते पेट्रोल पर करीब 350 रुपए रोजाना अपनी जेब से खर्च करते हैं। महीने में पूरी कमाई का करीब 28% हिस्सा पेट्रोल में जाता है। एवरीडे मुझे कम से कम 100 किलोमीटर चलाना पड़ता और जेब से एवरीडे मुझे 350 प्लस मुझे अपने जेब से डालना एक्स्ट्रा। और इसमें कंपनी कोई सपोर्ट नहीं करती है। उसमें से 1300-1400 मिलते हैं, उसमें से मेरे 350 प्लस कटने माइनस होने नहीं होना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता हम लोग से। मैं कमा तो लेता हूँ 30,000 तक, मगर उसमें मेरे पेट्रोल का पैसा कट जाता है। 20,000 18,000 हमें होता है। 9-10 हज़ार महीने का हम लोग का पेट्रोल नहीं आ रहा है। ये सर्वेश सोनी है, उबर के लिए बाइक चलाते हैं। कहते हैं कि कंपनी प्रति किलोमीटर 5 रुपए देती है। जब पेट्रोल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर थी तब भी इतना ही मिलता था। उबर ही बाइक चलाते हैं। अच्छा, उबर बाइक चलाते हैं आप, तो आप क्या फर्क पड़ा है अभी के बढ़ने की वजह से? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। आप लोग तो कमीशन दे रही है कंपनी अपना रेट बढ़ाया नहीं है, ऊपर से पेट्रोल का दाम बढ़े जा रहे हैं। तो पहले कितना देती थी, अब कितना दे रही है कंपनी? पहले भी जितना दे रही है अभी भी उतना ही दे रही है। कंपनी का कुछ बढ़ा नहीं है। कितने रुपए आपको मिलते थे पहले? कितने रुपए आपको मिलते थे? 5 रुपये पर किलोमीटर देती है कंपनी। अच्छा। और पेट्रोल का दाम इतने बढ़ गए, 30 की अभी गाड़ी 5 रुपये कैसे पड़ रहा है हम लोग को, हम ही देखते हैं। अभी 80 रुपये पेट्रोल था तब भी 5 रुपये था, आज भी 5 रुपये ही है। अभी कंपनी का कुछ ग्रोथ नहीं है, सिर्फ कंपनी थोड़ा इंसेंटिव बढ़ाई है। पेट्रोल डीजल की कीमत में 22 मार्च से जारी तेजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस दिन से अब तक करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 16 दिनों में 14वीं बार दाम बढ़कर मुंबई में पेट्रोल 120 के पार पहुंच गया है। इसकी कीमत अब शहर में 120 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल 104 रुपए 77 पैसे। आर्थिक राजधानी मुंबई में गुजर बसर में मुश्किलों के किस्से तो पुराने हैं। कोविड की मार के बाद बढ़ती महंगाई में कारोबारी, कर्मचारी, छात्र हर वर्ग बेहद परेशान है। बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, नहीं जम रहा है। फिर भी अभी क्या है, मजबूरी है, भरना पड़ता है। अभी तो मैडम 1 लीटर में कम से कम 10 बार सोचना पड़ता है बाहर कितनी बार आए जाए। अभी तो पहले तो बहुत घूमते थे, कॉलेज घूमना बंद करते हैं। अभी तो कॉलेज भी बस से जाते हैं मैम, गाड़ी भी नहीं लेके जाते हैं। इतना ये हो गया है। अगर पेट्रोल का भाव बढ़ता रहेगा तो फिर गाड़ी बंद करके अपने को साइकिल चलाना पड़ेगा। दूसरा कुछ नहीं कह सकते। आधे से ज़्यादा सैलरी का पैसा पेट्रोल में जा रहा है। थोड़ा वो समझ सकते हो, वॉर के वजह से कुछ तो हुआ है गड़बड़। मतलब वॉर के वजह से प्राइसेस हाइक हो गए ऑयल के, इसमें भी वो समझ सकते, पर इतना ज़्यादा अचानक से नहीं होना चाहिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दामों में 7 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी में 5 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। यानी गाड़ी चलाना, खाना पकाना सब महंगा हो चुका है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
पहले हिजाब, फिर हलाल मीट, फिर आज़ान और अब मुस्लिम फल विक्रेताओं के बहिष्कार की मांग एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन कर रहा है। राज्य की बम्बई सरकार अब तक ऐसे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती नहीं दिखा रही है, लेकिन राज्य के लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के निशाने पर अब फल बेचकर रोजी रोटी चलाने वाले मुस्लिम फल विक्रेता हैं। उन्होंने इनके खिलाफ फरमान जारी कर दिया है। आज हम देखते हैं फ्रूट्स व्यापार में ज्यादातर मुसलमान लोग ही हैं। एक तरीके से इस क्षेत्र में फ्रूट्स व्यापार में मोनोपोली चल रहा है। मैं सभी हिंदू बांधवों से विनती करता हूं कि व्यापार क्षेत्र में, स्पेशली फ्रूट्स क्षेत्र में हिंदू व्यापार करे और हर एक हिंदुओं से ही खरीदी करे। हलाल मीट को लेकर भी बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई। सरकार चुप रही, लेकिन लोगों ने इस कट्टरता को ठुकरा दिया। पहले की ही तरह त्योहार के दिन मीट की खरीदारी की। अब मुस्लिम फल विक्रेताओं के खिलाफ की जा रही बयानबाजी लोगों को रास नहीं आ रही। हिंदू मुस्लिम क्राइस्ता इस्लामी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही हैं। मेरे लिए मानवता का धर्म सबसे बड़ा है। सभी धार्मिक किताबों में यही लिखा है। ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। यह भारत है। भारत यानी एक ऐसी संस्कृति जहां हिंदू मुस्लिम बुद्ध ईसाई सभी साथ रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। इसी को भारत कहते हैं। मामला हिजाब को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद हिंदू यात्राओं और मंदिरों से अल्पसंख्यकों को दूर रखने की कवायद, फिर हलाल मीट का विरोध, जिसे एक बीजेपी विधायक सीटी रवि ने मुसलमानों का आर्थिक जिहाद कहा। इसके बाद एक बार फिर अजान पर रोक की मांग उठी और अब मुस्लिम फल विक्रेताओं पर निशाना। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसके साथ ही महंगाई और बेरोजगारी। अगले साल यहां विधानसभा के चुनाव हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में धार्मिक उन्माद का सहारा एक आसान विकल्प है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। एक गरीब के ठेले पर बुलडोजर चलने का वायरल वीडियो दिखाएंगे आपको। एक ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और आम आदमी पार्टी ने आज हिमाचल प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हिमाचल प्रदेश पहुंचे। मंडी में रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में उमड़ी ये भारी भीड़ बताती है कि सालों तक हिमाचल प्रदेश पर शासन करने वाले बीजेपी और कांग्रेस जैसे दल आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकते। मंडी में अपने रोड शो में केजरीवाल ने हिमाचल के लोगों से पंजाब और दिल्ली की तरह ही एक मौका देने की अपील की। हिमाचल वालों, इस बार बारी हिमाचल प्रदेश की है। चाबी आपके हाथ में है। दिल्ली और पंजाब के लोगों ने करके दिखा दिया। इस बार क्रांति हिमाचल प्रदेश है। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, उससे भी ज्यादा सीटें लेके आएगा। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार हिमाचल में तीसरी पार्टी उभर कर सामने आएगी। जब से पंजाब के नतीजे आए हैं, तब से कांग्रेस और बीजेपी वाले हर रोज हिमाचल से बयान देते हैं, हिमाचल में तीसरी पार्टी नहीं आ सकती। इसका मतलब आ सकती है। आदमी वही बोलता है जिसका डर होता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के इस रोड शो का संदेश साफ है। सावधान, आम आदमी पार्टी यहां भी मुकाबले को तैयारी में लग गई है। हिमाचल प्रदेश चुनावों में जो बात आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश पंजाब से लगा हुआ है और पंजाब आम आदमी पार्टी अभी जीत कर आई है। लेकिन जो बात पक्ष में नहीं जाती वो ये है कि
हिमाचल से उत्तराखंड भी लगा हुआ है, जो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। वहां पर आम आदमी पार्टी को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई। कहने का मतलब यह है कि हर चुनाव अलग होता है और अभी शुरुआती समय है, बहुत ही शुरुआती समय है। धीरे धीरे करके जब समय आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश में कितना माहौल आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में बना पाती है। मंडी हिमाचल प्रदेश से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और ग्रेटर नोएडा में गरीब ठेले वाले पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। गरीब परिवार बुलडोजर के आगे लेट गया। ठेला तोड़े जाने के बाद इंसाफ की गुहार लगाते हुए ये गरीब परिवार बुलडोजर के आगे लेट गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की इस कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।